अब जब आपको यदि मेंटल डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, तो भी नींद नहीं आएगी। पर सबको तो मानसिक तनाव नहीं हो सकता है ना। सर, जो लड़कियां या महिलाएं जो नाइट शिफ्ट करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर कुछ ज़्यादा ही पाया जा रहा है, और उसका कारण प्रकाश से प्रदूषण कैसे होता है, तो उसका एक कारण है कि प्रकाश, सर, मोबाइल फ़ोन, टीवी और स्क्रीन की लाइटिंग जो है वो भी क्या लाइट पॉल्यूशन में आ रहा है? हम जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो हम स्ट्रीट लाइट का क्या पर्पज़ है कि सड़क पे सिर्फ दिखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रॉपर डिज़ाइन की नहीं होती है और प्रॉपर लगाई नहीं जाती है, तो उसका प्रकाश जो है या उजाला है सड़क पे तो कम पड़ता है, लोगों के घरों में ज़्यादा जाता है। लाइट पॉल्यूशन है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए उनको अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ा, और फिर 2018 में कोर्ट ने जिम खाना को इंस्ट्रक्शन दिए कि इस तरीके के लाइट उन्हें बंद। हाउ लाइट पॉल्यूशन इम्पैक्ट द होल भारत? इग्नोरेंस बहुत है, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर कितना लाइट यूज होना चाहिए, तो इसके लिए लाइट इज़ टेकन लाइटली, तो उसके कारण इसको कोई महत्व दिया ही नहीं गया अभी तक। नमस्कार दोस्तों, अर्जित जैन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है आपके घर की जो लाइट है उसके कारण किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, और साथ में आपकी नींद न पूरे होने का कारण भी वो लाइट। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस करा है लाइट पॉल्यूशन के बारे में। लाइट पॉल्यूशन जो आपके घर में भी है और बाहर भी है। तो दोस्तों, आज की हमारी जो गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर प्रकाश बड़जात्या, जो MIT यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी हैं और साथ में इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटनिंग इंजीनियर्स के वो डायरेक्टर भी हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी अपील है आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा और हम उतने अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए हर हफ्ते लेके आएंगे। तो अब शुरू कर देना। तो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। तो सर, जो आपने पॉल्यूशन को आप डिफाइन करोगे, पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन मतलब हम हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। हम्म। तो ये प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण मतलब कि जो हमारा जो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसके खिलाफ उसमें जो मिक्स हो जाता है या जो होता है उसको प्रदूषण बोलते हैं। कोई भी चीज़ मिलावट यदि हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, कि जिस चीज़ में मिलावट हो, जैसे पर्यावरण है, वायु, हवा, जलवायु है, उसके अंदर यदि मिक्स मिलावट हो जाती है तो वो दूषित हो जाता है, उसी को प्रदूषण कहते हैं। इसमें एक लाइट पॉल्यूशन होता है, लाइट पॉल्यूशन को आप डिफाइन करोगे? उसके पहले मैं आपको प्रश्न करूँगा कि आपने कितने तरह के प्रदूषण सुने हैं अभी? हाँ। एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ओके, ये मुख्यतः 3 सुने मैंने। 3 है। तो अब ये बताइए कि जो एयर पॉल्यूशन होता है वो किस कारण से होता है? एयर में केमिकल मिलने के कारण, और और साथ में वातावरण जो दूषित हो चुका है अपना, वो कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कोई लोग पावली जलती है, पावड़ी बोलते हैं उसे शायद यस, दिल्ली के करेक्ट, आसपास, हाँ हाँ बिल्कुल तो सही है, वो जल जाती है, तो उस कारण से जलने के कारण। ये होता है। तो ऐसा है कि ये जो पोल्यूशन है, सबसे पहले हवा का जो प्रदूषण होता है, सबसे जो मेन उसका जो इंग्रेडिएंट है वो सबसे पहला तो है कि इंडस्ट्रीज़। हर इंडस्ट्री में आपको पता होगा बॉयलर होते हैं, चिमनी होती है और उससे धुआं निकलता है, और वो धुआं पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है इंडस्ट्रीज हमारी। उसमें आपने जो पराली जलाने का बोला वो अपने आप उसके अंदर आता है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है हमारी वाहन, गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, खास करके 4 व्हीलर, बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह, इनसे जो धुआं निकलता है उसके कारण प्रदूषण होता है। तो ये जो 2 मुख्य मुद्दे हैं जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, ये हवा को प्रदूषण करने के वो 2 मुख्य मुद्दे हैं। लेकिन अभी एक तीसरा मुद्दा है, जैसे अभी आपने जो पूछा कि अभी प्रकाश से प्रदूषण कैसे होता है, तो उसका एक कारण है कि प्रकाश हम जब यूज़ करते हैं, कोई भी लाइट सोर्स हो, तो उसके अंदर क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और वो हीट जनरेट होते हुए वो एटमॉस्फेयर में जाती है, जलवायु में जाती है,
और जलवायु में जाके वहाँ पर जलवायु में आपको उसका असंतुलन होता है, और इसके कारण ही जो प्रकाश से जो प्रदूषण होता है ये एक सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रकाश, लाइट पॉल्यूशन जो है वो एयर पॉल्यूशन को भी इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि जो हीट जनरेट होती है आपके लाइट सोर्स से, कि जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले घरों में हमारे दो ही तरीके के लाइट सोर्स होते थे, जैसे देखा होगा आपने भी अभी भी। एक तो पीला लट्टू जिसको बोलते हैं, बल्ब पीला जो रहता है प्रकाश देता है, और दूसरा है ट्यूबलाइट। ये दो ही लाइट सोर्स थे किसी ज़माने में, जब एलईडी नहीं आया उसके पहले। तो वो जो प्रकाश जो बल्ब था, जो कि फिलामेंट गर्म होके और उसकी हीट जनरेट एनर्जी पैदा होती थी, प्रकाश लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। तो आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाज बता सकते हैं आपको कि उसके अंदर लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी का क्या रेशो है, बता सकते हैं आप? नहीं। हाँ, तो उसका जो 90% है जो हीट पैदा होती है, वो 90% हीट एनर्जी होती है। सिर्फ 10% ही जो उसका वो उसके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अब ये जो 90% हीट एनर्जी पैदा हुई, ये कहाँ पर गई? तो ये वातावरण में गई, और इस तरीके से वो वातावरण को प्रदूषित करती है। भारत में जो अपना भारत देश है, इसमें अभी हाउ लाइट पॉल्यूशन इम्पैक्ट द होल भारत? उसका एक कारण है कि सबसे बड़ी हमारे जो देश के प्रॉब्लम है, देश क्या पूरे विश्व में इसके ऊपर काम हो रहा है प्रदूषण के, लाइट प्रदूषण के बारे में। क्योंकि एक मैं कहता हूँ, क्योंकि लाइटिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो एक बहुत प्रोवर्ब है जो मैं बोलता हूँ, अनफॉर्चुनेटली पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं है, लाइट इज़ टेकन लाइटली। तो उसके कारण इसको कोई महत्व दिया ही नहीं गया अभी तक। तो उसके कारण न तो इस विषय पर कोई संशोधन हुआ है और न ही इस विषय को कोई समझ पाया है, और इसीलिए ये नेग्लेक्टेड एरिया है। लेकिन अब जैसे जैसे पूरे विश्व में इसके ऊपर जागरूकता निर्माण हो रही है, इसके ऊपर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको पता लग रहा है, तो इसके कारण लोग जागरूक हो रहे हैं और इसके ऊपर काम हो रहा है। उसी का ये कारण है कि अभी आज जो हम जो लाइट सोर्स यूज़ करते हैं वो सब एलईडी है। उसका कारण क्या है कि जो पहले के येलो बल्ब थे वो हीट जनरेट पैदा कर रहे थे, वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे, और वैसे भी जैसे हमारे देश में खास करके एनर्जी की कमी है, तो और दूसरा एक नुकसान होता था। अब वो उसके कारण अभी जो एलईडी जब से आ गया करीबन 10 साल पहले से, तो उसके कारण ये जो दो दुष्परिणाम हैं वो उसके को ख़त्म हो गए हैं। और अब लेकिन अभी एलईडी का जो दूसरा जो आज जो प्रदूषण हो रहा है वो हो रहा है, चूँकि एलईडी अब सस्ता हो गया है, एलईडी अब ज़्यादा मिलने लगा, तो उसका मिसयूज होना शुरू हो गया है। मिसयूज मतलब कि जहाँ हमें सिर्फ 4 ही बल्ब लगाना चाहिए तो हम उसको 10 लगाते हैं, कि एक सस्ता भी है, एनर्जी कम खाता है। तो ये हमारा जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, इसके कारण भी अभी प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो चीज़ें जन जागरूकता नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक इसके ऊपर ये इसका फ़ायदा नहीं होगा। करेक्ट। सर, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले आप जुहू बीच की एक कहानी सुना रहे थे, वो आप बताएंगे क्या? वो क्या थी कहानी? जुहू बीच क्या है कि अभी जो मैंने बताया वही बात है कि जुहू बीच पर बहुत एक्सेसिव लाइट्स हैं, कलरफुल लाइट्स हैं। तो कलरफुल लाइट्स क्या होता है कि अपने आँखों को वो इफ़ेक्ट करती है, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। तो उसी के ऊपर लेते हुए वहाँ पर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, सुमेरा अब्दुल अली, उन्होंने इसको देखा, तो उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई। ये करीबन 2017 की बात है, और वो आवाज़ उठी, और इस तरीके से वहाँ पर जो जुहू बीच पर एक प्रदूषण था, क्योंकि जुहू बीच पर लोग आनंद लेने आते हैं, वहाँ पर उनको वातावरण कैसा चाहिए, शांत सुंदर वैसा चाहिए। लेकिन ये लाइट लगाने से क्या हो गया कि सब वातावरण बिगड़ गया था, सब चकाचौंध हो गई थी। उस चकाचौंध में लोग उसका नेचर, प्रकृति का मज़ा नहीं ले पा रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, और इस तरीके से वो वहाँ पर उसको बंद किया उन्होंने। अब एक और दूसरी कहानी आती है, जिम खाना था बम्बई का ही, उसके ऊपर भी एक कोई सोशल वर्कर थे या फिर एक नॉन सोशल वर्कर थे, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बड़ी एक आवाज़ उठाई थी। देखिए, वो ऐसे देश में कई सोशल वर्कर हैं और कई आवाज़ उठा रहे हैं और कई कारण हैं। तो उसके पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि प्रदूषण, लाइट प्रदूषण होता क्यों है। तो इसके 3 मुख्य मुद्दे हैं लाइट प्रदूषण के। पहला तो जो होता है ट्रेसपास शब्द शायद सुना है आपने? हाँ हाँ, सुना है। क्या मतलब होता है? कि उधर से कोई भी ऑब्जेक्ट अनाधिकृत
अनागृत, सिंपल सा वर्ड है उसका कि अनाधिकृत। तो ये जो हम प्रकाश लगाते हैं हमारे, हाँ। तो इसका क्या होता है कि हम जैसे हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो हम स्ट्रीट लाइट का क्या पर्पज़ है कि सड़क पे सिर्फ दिखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो प्रॉपर डिज़ाइन की नहीं होती है और प्रॉपर लगाई नहीं जाती है, तो उसका प्रकाश जो है या उजाला है सड़क पे तो कम पड़ता है, लोगों के घरों में ज़्यादा जाता है। करेक्ट। तो इसको बोलते हैं ट्रेसपास। तो ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं जिम का, इसकी जिम खाने की, नीलेश देसाई जो यहाँ पर थे, विल्सन जिम खाना है बॉम्बे में, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे नीलेश देसाई, तो वो इससे बहुत अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जिम खाना में आपको जैसा पता होगा, जिम खाना में वहाँ पर मैचेस होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, शादी विवाह होते हैं, तो बड़े बड़े फोकस लगाते थे लाइट, तो वो उनके लिए काम के लिए तो थी जो जिनके कार्यक्रम है, लेकिन उनके घरों में उसके कारण लाइट बहुत आती थी और उनका पूरा घर, उनकी नींद रात की ये सब डिस्टर्ब हो गई थी। इसके लिए उनको अल्टीमेटली कोर्ट में जाना पड़ा और फिर 2018 में कोर्ट ने जिम खाना को इंस्ट्रक्शन दिए कि इस तरीके की लाइट उन्हें बंद करना पड़ी। तो ये जो हो रहा है आपने बताया, उसका पर्पज़ ये है कि चूँकि हम गलत तरीके से प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसका इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो पहला तो मैंने बताया कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, लाइट प्रदूषण, तो पहला तो है उसका ट्रेस पासिंग इफ़ेक्ट है। दूसरा इसका जो दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट है वो जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलन हो रहा है। विशेष करके हमारे जो पशु पक्षी हैं जो रात को ट्रेवल करते हैं, या रात को आपने देखा हो कई लोगों को शौक़ रहता है कि रात को वो आसमान के तारे देखते हैं, पर अभी यूँ चूँकि हमें लाइट तो लगाना है नीचे, अभी होर्डिंग्स आप देखिए बम्बई में या कभी भी अपने शहर में भी देख लीजिए, तो होर्डिंग्स का मतलब क्या है कि वो आपको नीचे की जगह दिखना चाहिए सिर्फ, पर वो होर्डिंग यदि आप देखेंगे कई जगह पे गलत डिज़ाइन के कारण वो उसका प्रकाश को क्या जाता है पूरा आकाश में जा रहा है। तो उसके कारण ये जो लोग अपने आकाश के जो मज़ा लेना चाहते हैं, कई पुराने लोग हैं जिनको भी शौक है इनका, वो नहीं ले पा रहे हैं, पहला। दूसरा कारण क्या है कि जो पशु पक्षी रात को उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आपको पता होगा कि पक्षी रात को अंधेरे में सोते हैं, आराम करते हैं, रात को कभी नहीं उठते हैं, पर चूँकि वो लाइट दिख रहा है उनको लगता है कि दिन हो गया है, तो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं ये प्रदूषण के कारण हो रहे हैं। और तीसरा जो इफ़ेक्ट है प्रदूषण का जो कारण है वो है ग्लेयर। ग्लेयर मतलब चकाचौंध जिसको हम बोलते हैं, और ये आपने सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है वो आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं या आपके गाड़ियों के जो हेडलाइट्स हैं उसमें नज़र आता है कि वहाँ पर यदि नियम के हिसाब से आपको सिर्फ 40 वाट का बल्ब लगाना है, आप क्या करते हो वहाँ पर 80 वाट का बल्ब लगा देते हो। क्यों लगा देते हो? उसके पीछे भी एक कारण है कि जो ट्रक वाला है या कमर्शियल वाला है तो वो ये चाहता है कि चूँकि अब तो सड़कें काफ़ी चौड़ी हो गई है, लेकिन अभी भी जहाँ सिंगल रोड्स हैं वहाँ पर वो क्या चाहता है कि जो एक तरफ डायरेक्शन से जा रहा है वो मुझे जल्दी जाना है, तो वो क्या करता है अपनी गाड़ी में ज़्यादा पावर का बल्ब लगा देता है ताकि सामने वाले को वो चूंधिया दे, अंधा कर दे उसको, और वो देसी से निकल जाए। ये है ग्लेयर। तो ये जो है ग्लेयर, ये तीसरा प्रदूषण का एक साइड इफ़ेक्ट है जिसके कारण काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा मेन कारण जो रात को दुर्घटनाएं होती है वो है ग्लेयरिंग ऑफ द हेडलाइट्स। इसके ऊपर पूरे देश मतलब पूरे विश्व में काफ़ी काम हुआ है, और इसी के लिए दुर्भाग्य से बाकी लाइट के लिए हमारे यहाँ अभी तक हमारे देश में कोई नियम नहीं है, कोई प्रतिबंधन नहीं है। जैसा कि अभी आपने 2 कहानियाँ भी सुनी मुंबई की कि क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई नियम ही नहीं है। तो जब नियम नहीं है तो आप किसी के ऊपर दंड नहीं लगा सकते हो, आप किसी को रोक नहीं सकते हो। लेकिन ऑटोमोबाइल के कारण अभी गवर्नमेंट ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है उसके अंदर उन्होंने ये रेस्ट्रिक्शन लिया है कि हर एक गाड़ी के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है कि किस गाड़ी में, चाहे 2 व्हीलर है तो कितने वाट का बल्ब होना चाहिए, 4 व्हीलर कार है तो कितने वाट का बल्ब होना चाहिए, ट्रक है कितने वाट का, ऐसा पूरा नियम है, कायदा है। और वो कायदे के अनुसार RTO वगैरह उसको चेक करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से इसके दुष्परिणाम को हम इस तरीके से रोक सकते हैं। सर आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है अपने आप को व्यस्त रखना। अभी व्यस्त कैसे रखना है, चूँकि मेरी उम्र कितनी होगी, क्या अंदाज़ है आपका? 60+। मेरी उम्र है 80+। ओह माय। लेकिन मेरी हॉबी है कि मुझे अपने आप को फिर भी व्यस्त रखना है 24 घंटे, और ख़ास करके व्यस्त रखना मतलब इडियट बॉक्स के सामने नहीं बैठ सकता मैं,
जो टीवी आज जो चल रहा है ना, मैं उसके सामने नहीं बैठ सकता हूँ, तो वो मेरी हॉबी नहीं है। तो मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। तो सबसे पहले मेरी हॉबी है कि मैं, ऐसा मेरा सोच है, क्योंकि मुझे रिटायर हुए को करीबन 24 साल हो गए हैं अभी। मेरा ऐसी सोच है कि अवकाश प्राप्ति के बाद आदमी के ऊपर यदि कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है, यदि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो उसे अपने खुद के लिए काम नहीं करना चाहिए। वो जो जनरल होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद दूसरी सर्विस कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं, मेरे हिसाब से वो गलत है। जब तक कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सेवा दो, लेकिन खुद के लिए मत कमाओ। अभी आप समाज को वापस करो, क्योंकि मेरी इसी सोच है कि ऊपर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये मेरे ऊपर ऋण है समाज का, जो आज मैं समाज में स्थान पा सकूँ। जैसे आपके सामने भी बैठा हूँ, आपने मुझे बुलाया है, तो ये एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऋण है आपका कि आपने मुझे बुलाया, आज आप मौका दे रहे हो। तो मैं सोचता हूँ मैं इस ऋण को कैसे वापस करूँ। तो मैं इसी के लिए काम करता हूँ कि वैसे भी इस उम्र में मुश्किल से 1 या 2 चपाती तो खाने को लग चाहिए, पर उसके लिए क्यों हाय तौबा करने का। तो मेरा उद्देश्य यही है कि, और सभी से मैं अपील करूँगा, मेरे जैसे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, कि कृपया थोड़ा सा विचार करें, समाज को वापस दें। आपने जो कुछ सीखा है, आप में बहुत से गुण हैं, आप समाज को वापस कर सकते हो। उनको समाज को वापस करो, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, और देश ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ विश्व आगे बढ़ेगा। ये मेरी सोच है। तो उसी को देखते हुए, चूँकि मेरी एक दूसरी जिम्मेदारी मेरे परिवार के प्रति भी है, मैं तो व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरी है कि मेरी जो धर्मपत्नी है वो भी व्यस्त रहे। कम से कम 2 घंटे हम ताश खेलते हैं। क्या बात है। क्योंकि देखिए ये भी एक मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा हूँ। जब तक वो है, हम जब दोनों हम एक दूसरे के साथी हैं, तो हम कम से कम लगभग 2 घंटे ताश खेलते हैं। उसके अलावा खैर मंदिर जाना, पूजा अभिषेक, ये तो हम साथ में करते ही हैं। और दूसरा एक जो मैं अपने आप को बहुत तकदीरवान मानता हूँ कि वो है कि हम दोनों के विचार मिलते हैं। इसलिए अब विचार मिलते हैं, या दोनों एक दूसरे के विचारों से समझौता करते हैं, या एक दूसरे के विचारों का आदर करते हैं, तो इसलिए हमारे में कभी टकराव नहीं होता है। शायद कई लोग बोलेंगे नहीं झगड़ा होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से वो झगड़ा हमें नहीं होता है। और हम जैसा बोलते हैं एक दूसरे हम अपना मान लेते हैं, अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से सुखपूर्वक चला रहे हैं। और वैसे भी चूँकि मेरे पोते पोती भी हैं, तो उनके साथ खेलना, एक पोता और पोती स्वीडन में है, साल में हम हर साल कम से कम 2 से 3 महीना हम वहीं पर रहते हैं, और उनके साथ मज़ा करते हैं, खेलते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरा जो काम है, चूँकि सब ऑनलाइन होता है, और सौभाग्य से मैंने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को टेक्निकली इतना फिट कर लिया है कि मेरा काम सब चलता रहता है, और वो भी चलता है, और साथ में मेरा जो कर्तव्य है एज ए ग्रैंडफादर, वो भी मैं अपना करता हूँ। सर, जो लड़कियां या महिलाएं जो नाइट शिफ्ट करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर कुछ ज़्यादा ही पाया जा रहा है, और उसका कारण लाइट पॉल्यूशन है। आप जो बोल रहे सही, क्योंकि आज हमारे कल्चर हो गया है। खैर हो सकता है कि हमारा देश प्रगति भी कर रहा है, तो ज़रूरी है कि हमारी महिलाएं भी उतना ही योगदान दें, और इसीलिए वो नाइट शिफ्ट में भी काम करती हैं, उनको करना पड़ता है। तो ये एक जो एक साइंटिफिक स्टडी हुई है, उसमें ऐसा पता लगा है कि ऐसे ये लाइट, कृत्रिम प्रकाश, मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये लाइट में जो नाइट में जो काम करती हैं, दे ऑल आर अंडर द आर्टिफिशियल लाइट। डे लाइट तो रहता नहीं है, तो आर्टिफिशियल लाइट का उनके शरीर पर परिणाम होता है, तो उसके कारण उनके जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो और इसके कारण उनमें जो है ये जो है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। यस। एक व्यक्ति है जो 27 साल का है, ठीक है, उसको लाइट पॉल्यूशन किस तरीके से इफेक्ट करता है? देखिए, प्रकाश का प्रदूषण जो है वो सभी को इफेक्ट करता है, चाहे वो 27 साल का हो या 70 साल का हो, पर ये किसी को कम और किसी को ज़्यादा असर करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रकाश प्रदूषण से कई तरीके की बीमारियां होती है। मतलब यदि हम साइकोलॉजिकली देखें तो ज़्यादा प्रकाश जब रहता है तो लोगों को नींद नहीं होती है, और जब नींद पूरी नहीं होती है तो नेचुरली सब बीमारियां शुरू हो जाती है। एक पहला जो डायरेक्ट जो कारण है आज हो रहा है कि वो जो है नींद नहीं होती, उसके कारण ये प्रकाश का इफेक्ट है। और दूसरा इसके अंदर जो एक ब्लू लाइट या जो दूसरे तरीके हैं जिसके कि स्किन, मतलब जैसे अभी
अभी आप जो बोले लड़कियां जो काम करती हैं वो लैपटॉप पे ही काम करती हैं या स्क्रीन पे काम करती हैं, मतलब तो स्क्रीन से जो इफ़ेक्ट होता है तो उसके कारण भी हर एक किसी के ज़िंदगी में कुछ न कुछ दुष्परिणाम हो रहे हैं। उसका एक ही तरीका है कि चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, प्रॉपर इंटेंसिटी का होना चाहिए, तो वो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से चूँकि इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, इसके ऊपर कोई नियम नहीं है, तो इसके लिए ये जो दुष्परिणाम हो रहे हैं, हेल्थ इफ़ेक्ट इसके ऊपर बहुत हो रहे हैं। तो हेल्थ इफ़ेक्ट इसके काफ़ी हैं प्रकाश प्रदूषण के। एक जियोपॉलिटिकली अगर अपन देखें, जैसे चाइना और सिंगापुर और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस पे काम कर रही हैं, या फिर उन पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा है। इसका जो एक अध्ययन हुआ है, अध्ययन से पता लगा है कि खास करके जो बड़े बड़े शहर हैं जिनमें कि बहुत लाइट, मतलब जो मैं जी बोलूँ इनडायरेक्ट रूप में, तो जो एक टूरिज़्म प्लेसेस हैं, वो टूरिज़्म प्लेसेस उनका पर्पस क्या होता है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का, तो कई तरीके के आर्टिफिशियल लाइट, बड़े बड़े लाइट लगाते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस है, खास करके जैसे सिंगापुर है, कतर है, कुवैत है, अरब कंट्रीज़ हैं, तो इन लोगों में इसके परिणाम जो ज़्यादा हैं। तो वही अल्टीमेटली चीज़ वही आ गई कि आप कोई भी आज विज्ञान ने इतना डेवलप किया हुआ है, तो इसका आप संतुलित उपयोग करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, असंतुलित करोगे तो नुकसान होगा। तो ये चूँकि इनको अपना अब टूरिज़्म बढ़ाना है, टूरिज़्म बढ़ाने के कारण तो इस प्रकार से बताया कि ये जो देश हैं खास करके ये सबसे अधिक प्रदूषित हैं, और मतलब कई जगह तो ये 8-8 गुना 10-10 गुना वो प्रदूषित ज़्यादा होते हैं। मैं तो एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, आप माल में जाइए, माल में जाते होंगे कभी, करेक्ट, देखा? अभी माल में जाते हैं तो आप ये देखना कि कितनी बड़ी बड़ी लाइटें रहती हैं, ज़्यादा होती है। उसका कारण ही नहीं है, पर वो क्यों लगाते हैं पता है आपको? अट्रैक्शन और दूसरा उनके प्रोडक्ट को उनकी अच्छाइयाँ दिखाने के लिए और बुराइयाँ छिपाने के लिए। ये एक सबसे बड़ा कारण रहता है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा लाइट लगा दें तो कस्टमर को समझेगा ही नहीं। मतलब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, पता नहीं अभी आपकी तो शादी नहीं हुई है तो नहीं हुआ, लेकिन महिलाएं जो चतुर महिलाएं रहती है खास करके, वो जब साड़ी लेने जाती हैं तो साड़ी की दुकान पर वो क्या करता है, जैसे ही कोई ग्राहक आया सब लाइट लगा देगा फटाफट, ठीक है ना, और आपको बताएगा। जब आपने पसंद कर ली तो जो स्मार्ट लेडीज रहती हैं वो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करती, वो दुकान के बाहर आती हैं, नेचुरल लाइट में देखती हैं कि ये कौन सा रंग है, तो ये उसका परिणाम है। करेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब पर्पज़ यही हुआ कि जिस किसी भी चीज़ का उपयोग हम संतुलित करेंगे तो फ़ायदा होगा, और असंतुलित करेंगे तो पूरे देश का नुकसान होगा। सर कई बार आपको वियर्ड फील नहीं होता कि आपका नाम तो प्रकाश ही है और आप प्रकाश के पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो? मैं प्रकाश के प्रदूषण के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ पता है आपको? नहीं। जागरूकता फैलाने के लिए कि प्रदूषण तो हो रहा है, हाँ। लेकिन वो जो एक हम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो पर्पज़ हमारी, जो आई बिलोंग टू वन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स, तो हमारा जो मुख्य मतलब उसका जो वो वाक्य, घोष वाक्य है वो है राइट लाइट फॉर राइट एप्लीकेशन। मतलब हर किसी को लगता है कि ये लाइट हर जगह लग जाती है, ऐसा नहीं है। हर पर्पज़ के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लाइट होती है। कितनी लाइट होती है मैंने आपको बताया, संतुलित। तो हर वो ज्ञान होना चाहिए, पर वो ज्ञान नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? अभी जैसे आपने कुछ डिग्री ली है, आपने समझो एक केमिस्ट्री में आपने लिया है, तो मतलब आपको केमिस्ट्री का ज्ञान है। अभी सवाल ये है कि लाइट के बारे में कहीं दुनिया में कोर्स ही नहीं है। इंडिया में एक भी जगह इसका फॉर्मल कोर्स नहीं है, उसके कारण इसका ज्ञान नहीं है। और जब ज्ञान नहीं है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, और दुरुपयोग हो रहा है तो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रकाश लाइट के कारण हो रहा है। तो हम उसका ज्ञान तो पैदा करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश में लाइटिंग एजुकेशन भी बराबर हो। बहुत ज़रूरी है, सही बात है। क्योंकि मेरा रिसर्च का विषय जो है मैंने किया है वो इसी के ऊपर है, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ लाइटिंग एजुकेशन इन इंडिया। और आपको शायद आश्चर्य भी होगा और सुखद आश्चर्य भी होगा कि चूँकि अपने देश में लाइटिंग एजुकेशन के ऊपर कहीं भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, एक्सेप्ट जादवपुर कलकत्ता, जादवपुर इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, वहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स चलता है, और वो भी सिर्फ इल्यूमिनेशन के ऊपर चलता है। किसके ऊपर?
इल्यूमिनेशन। अभी आप बोलेंगे इल्यूमिनेशन और लाइटिंग में क्या फ़र्क है? हाँ। तो ये एक टेक्निकल टर्म है। लाइटिंग मतलब क्या होता है? लाइटिंग जो है, अभी लाइटिंग तो हम उसके बगैर रह नहीं सकते। आपके मोबाइल भी है, उसमें लाइटिंग है। तो लाइट इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड करेक्ट। एंड एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। करेक्ट। सो लाइटिंग मीन्स इट डील्स विद द होल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, वेर इज इल्यूमिनेशन डील्स विद ओनली द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है वो सिर्फ विजिबल पर डील कर रहा है, और हम जो कोर्स कंडक्ट करते हैं दे आर फॉर द होल फुल स्पेक्ट्रम। और उसी के लिए सबसे पहले पूरे देश के अंदर 2007 के अंदर पूना में एक यूनिवर्सिटी है, MIT WPU यूनिवर्सिटी है, तो उनसे हमारा इंटरेक्शन हुआ। और फर्स्ट टाइम 2007 में फर्स्ट टाइम इन द कंट्री PG प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लाइटिंग टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी मैनेजमेंट, उसका मैं डायरेक्टर था। मैंने डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको कमीशन किया, और वो लगभग 4-5 साल तक अच्छे तरीके से चला। बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए AICTE वगैरह के, इसलिए उन्हें बंद करना पड़ा। लेकिन अभी भी मुझे खुशी हो बताते हुए कि जो पुणे की MIT WPU यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर स्टिल आई एम देयर एज ए प्रोफेसर इमेरिटस एंड आल्सो एडवाइज़र फॉर लाइटिंग। तो जो भी कुछ कोर्स है, और अभी भी हम काम कर रहे हैं, हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं कि लाइक इंटरेस्टिंग बात है। तो देखिए क्या होता है कि आज लाइटिंग का यूज़ कौन कर रहा है? जैसे बिल्डिंग में यदि समझें, नहीं बिल्डिंग में यदि लाइटिंग पहले कौन बनाता है? बिल्डिंग का डिज़ाइन कौन बनाता है? आर्किटेक्चर बनाता है, ठीक है ना। तो आर्किटेक्चर को समझना चाहिए कि कितना लाइट है, क्या है, क्या करना चाहिए। दुर्भाग्य से उनको पता तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मास्टर समझते हैं। उनको लाइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, पर उनको पता है लक्स और लुमेन मतलब लाइट पूरा हो गया है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारी इंटरेस्टिंगली हम एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ 19, 20, 21 तारीख को, मेरे नाम का, फिर वो प्रकाश 2024, जो कि हमारी सोसाइटी कर रही है, इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स। 3 दिन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होगी। तो उसमें एक विषय ये भी है कि लाइटिंग इन आर्किटेक्चर। एंड जो यहाँ पुणे की एक संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, उनके चेयरमैन के खुद के ये शब्द हैं कि हमारे लोगों को पता ही नहीं कि लाइटिंग क्या है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके के कोर्स हमारे देश में चलें, लोगों को सही जानकारी, मतलब अल्टीमेटली मैं घूम फिर कर वहीं पा रहा हूँ कि जब तक सही जानकारी नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ का हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। तो प्रदूषण भी है, प्रदूषण तो होगा, लेकिन उसका हमें रास्ता निकालना है। रास्ता जब भी निकलेगा तब उसको पूरा ज्ञान हो। मतलब हम यदि जैन धर्म के हिसाब से जाने तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहले श्रद्धा हो, उसके बाद ज्ञान हो, और उसको इम्प्लीमेंट करें। दिस इज व्हाट द मेन। लोग वो नहीं कर रहे हैं। बस ये बात है, इसको नहीं कर रहे हैं तो उसका नुकसान हो रहा है। गलत बात है। उसी के लिए आप और हम जैसों को प्रयत्न करना पड़ रहा है। वो तो है सर। मोबाइल फ़ोन, टीवी और स्क्रीन की लाइटिंग जो है वो भी क्या लाइट पॉल्यूशन में आ रहा है? बिल्कुल हो रही है। ये जो स्मार्टफोन, अभी ये देखिए, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जो बनाई है उसको प्रॉपर यूज़ के लिए बनाई है। सही बात है। अल्टीमेटली फिर वही होगा, उसका हम कितना यूज़ कर रहे हैं। हम उसका प्रॉपर यूज़ करें, लिमिटेड यूज़ करें तो उसका उपयोग है। उसको हम अपने जीवन को आनंदमय बताने के लिए उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और उसका हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका इफ़ेक्ट तो हो रहा है। तो ये जो है स्मार्टफोन है, या जो आप बोल रहे हैं प्रदूषण, आउटडोर लाइटिंग वगैरह का, तो इनसे हो रहा है, लेकिन इनका प्रॉपर यूज़ करेंगे प्रॉपर। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो दुर्भाग्य से जैसे हमारे यहाँ चाइना के प्रोडक्ट आ रहे हैं। अभी चाइना में शायद आपको पता होगा कि वो बहुत होशियार लोग हैं। वो ये बोलते हैं आपको कितने का माल चाहिए और कैसा चाहिए। तो जैसे अपने हिंदी में कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो ऐसा उनका है कि आप जितना पैसा दोगे वो क्वालिटी हमको देंगे। और हमारी दूसरी मानसिकता है सस्ते की, तो हम सस्ती चीज़ें खरीदते हैं। और सस्ती चीज़ें जब खरीदते हैं तो उससे प्रदूषण बहुत होता है। उसमें जो वेव्स निकलते हैं, क्यों, इसके क्या है, देखिए ये जो डिज़ाइन होता है LED वगैरह या जितने जो सर्किट्स डिज़ाइन होते हैं, इसके अंदर प्रोविज़न रहता है कि किस तरीके से वो जो वेव्स निकल रहे हैं उसको आप सप्रेस कर सकते हो, तो उसका इल इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। पर वो चूँकि आपको सस्ता चाहिए तो वो नहीं होता है। तो इसका एक दूसरा जो कारण है वो है कि हमारे देश में इनकी क्वालिटी मॉनिटरिंग का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत कम है।
हमारे जो टेस्टिंग लैब्स हैं पूरे देश के अंदर, बहुत कम लेबोरेटरीज हैं कि जहाँ पर पूरा लाइटिंग का पूरा टेस्टिंग होता हो। तो उसका भी एक सबसे कारण, तो उसके ऊपर भी हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि नई नई लेबोरेटरीज़ को खोलने का और लोगों में उसको अवेयरनेस करने का कि हम जब तक क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तब तक उसका दुष्परिणाम रहेगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है। आपके हिसाब से एक गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए सेंट्रल से, और एक कैबिनेट मिनिस्टर भी इसके लिए अपॉइंट होना चाहिए, यस, यदि ऐसा हो जाए तो क्या बुरा है। या फिर पीसीआरए में इसका नहीं, हम उसके लिए इन्वॉल्वमेंट एक होना दूसरा चाहिए? जो हमने निकाला है, जो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हाँ। मतलब मैं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ, वो है हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर MSMEs। अच्छा। जो खास करके अभी क्या हो रहा है कि देखिए, चूँकि आप इस फील्ड में नहीं, इतना आपको आइडिया नहीं होगा, पुराने जो बल्ब या ट्यूबलाइट बनते थे तो उसके लिए बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइन हुआ करती थी, ठीक है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनी लगा पा रही थी। अब जब से LED आ गया है तो LED हैज़ बिकम ए होम इंडस्ट्री नाउ, क्योंकि इसमें चिप्स है, सब चाइना से आ रही हैं, अभी यहाँ असेंबल हो रही हैं, बाकी ये सब यहाँ असेंबल कर रहे हैं वो, तो इससे होम इंडस्ट्री नाउ। तो वो होम इंडस्ट्री होने के कारण उसका नुकसान ये हो रहा है कि न तो उसके बारे में प्रॉपर कोई स्किल डेवलपमेंट है, न प्रॉपर क्वालिटी मॉनिटरिंग है। तो उसके लिए हम जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस एक कंसेप्ट है हमारा, स्पेसिफिकली फॉर द MSMEs एंड फॉर द LED एंड लाइटिंग इंडस्ट्री, तो इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। हम गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट मिल रहा है ट्रेनिंग के लिए, क्वालिटी मॉनिटरिंग, टेस्टिंग के लिए, तो ये सब हम काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हो रहा है। सर, आजकल लोगों की हेल्थ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोगों को नींद नहीं आती रात में, रात भर बैठे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को भी नींद नहीं आती रात में। मतलब हफ्ते में 7 दिन में से 4 दिन ही सोता हूँ, 3 दिन नींद नहीं आती है रात में। तो ऐसा क्यों है? क्या लाइट इसका देखिए एक कारण है, नहीं, पहले तो हर व्यक्ति की जो बायोलॉजी है वो अलग है। अच्छा। मतलब अलग अलग कारण हो सकते हैं कि जिनसे नींद नहीं आ रही हो आपको। तो पहले तो आपको कारण ढूंढना पड़ेंगे। अब जब आपको यदि मेंटल डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, तो भी नींद नहीं आएगी, पर सबको तो मानसिक तनाव नहीं हो सकता है ना। तो आपको कारण ढूंढना पड़ेंगे। कईयों को लाइट ज़्यादा रहा, आसपास का रहा या घर का जो भी रहा है, तो नींद नहीं आती। तो ये आपको कारण ढूंढना पड़ेंगे। लेकिन प्रकाश का जो प्रदूषण है वो एक लाइट का, मतलब नींद नहीं आने का कारण है। और ये जो स्टेडियम का जो इशू लिया था एक सोशल वर्कर ने आपके, वो इसीलिए लिया था क्योंकि उसकी जो लाइट उनके घरों में जा रही थी और उनको नींद में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपने जो अभी विषय उठाया ना, बिल्कुल सही है कि इस पर लेकिन कई कारण हो सकते हैं, तो आपको कारण ढूंढना पड़ेंगे। और प्रकाश प्रदूषण नींद नहीं आने का एक कारण है कि यदि हम उसका एक्सेसिव यूज़ कम कर दें और जिसको जितना ज़रूरत है उतना ही दें, और अपने घर का लाइट अपने घरों तक ही रखें। फोकट में दूसरों को नहीं दें। सही बात। हम फोकट में दूसरों को बांट रहे हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है, तो उसको नुकसान हो रहा है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसका घर डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरीके से। सर, आप जो कह रहे हैं लाइट का प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रहा है प्रॉपर इंटेंसिटी में, तो एक नॉर्मल घर में कितना उसका यूज़ होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल वैल्यू, या टेक्निकल वर्ड्स में आप बताओ तो। गुड, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इसके बारे में भी वही प्रॉब्लम है कि इग्नोरेंस बहुत है। मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पर कितना लाइट यूज़ होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं और हमारा इंडियन स्टैंडर्ड भी है, जिसके अंदर की हर एप्लीकेशन के लिए, हर एरिया के लिए स्पेसिफाई किया हुआ कि कितना लाइट होना चाहिए। जैसे यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो बस में के अंदर कितनी लाइट होना चाहिए, या ट्रेन के अंदर हैं, एरोप्लेन में हैं, कहीं भी हैं, तो सब के लिए इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके अंदर उन्होंने लाइट लेवल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। इसी तरीके से आपके घरों में आपके अलग अलग जो घर के भी हिस्से हैं, आपका स्टडी रूम है, आपका ड्राइंग रूम है, क्योंकि हर एक का पर्पज़ अलग अलग है। जनरली ड्राइंग रूम हम पढ़ने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, ड्राइंग रूम हम चिट चैटिंग के लिए, तो वहाँ कम लाइट चल सकती है। यदि स्टडी टेबल रही तो स्टडी टेबल में फोकस लाइट आपको चाहिए। यदि किचन में आपको फिर अच्छा भरपूर लाइट चाहिए। तो ये जो है अलग अलग एरिया है, इसके ऊपर भी जो इंडियन स्टैंडर्ड है
उसमें उन्होंने जनरली इनकी सब वैल्यूज़ डिफाइन की हुई है, एक रेंज दिया हुआ है, मतलब एक एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं, रेंज दिया है सो दैट एवरीबडी कैन मेंटेन दैट वन। तो जैसे लिविंग रूम से जनरल जो बताते हैं 50 to 150 लक्स रिकमेंड किया हुआ है। कैजुअल रीडिंग रही, कैजुअल मतलब बैठे हैं टाइम पास के लिए, तो 150 इसके लिए। लेकिन वहीं जब यदि बच्चा स्टडी कर रहा है तो देखिए उसको उस समय कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें उन्होंने रेंज अलग दी हुई है कि उस बच्चे के हिसाब से 150 to 750 तक उन्होंने रेंज दिया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग है। वैसे जैसे बाथरूम में हमें इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं लगती है, तो उसका कारण क्या है, ये जो मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि उसमें उन्होंने दिया 50 to 150 लक्स। क्यों? क्योंकि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं वहाँ आप कम लाइट का उपयोग करो, ताकि प्रदूषण, आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं ना, तो जब प्रॉपर हम यूज़ करेंगे तो प्रदूषण अपने आप कम होगा। प्रदूषण कम होगा, आपका बिजली का बिल कम आएगा, मतलब ये आप नहीं सोच रहे हो, आपका बिजली का बिल कम आएगा तो आपका फ़ायदा है उसके अंदर। तो इस तरीके से हम इसकी जन जागरूकता, इसलिए जो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रदूषण क्यों हो रहा है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। तो वो जो जागरूकता निर्माण करना ये बहुत ज़रूरी है। ये या तो किसी प्रॉपर कोर्सेज इसके लिए कंडक्ट हों, या स्कूल कॉलेजेस में इसके ऊपर प्रॉपर एजुकेशन हो, या जो इंजीनियरिंग वगैरह है उसमें भी एक ब्रांचेस इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग या लाइटिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके ऊपर ज़्यादा यूनिवर्सिटी का ध्यान नहीं गया अभी तक। फिर भी मुझे खुशी है कि कुछ संस्थाएं काम कर रही, जैसे मैंने पहले आपको नाम बताया था MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर वो आज 2006 से काम कर रही हैं, अभी भी उनका कार्य चालू है, अभी भी उनको यहाँ पर कोर्सेज शुरू करना है। उसके अलावा जो एक दूसरे तरीके से हम इसके ऊपर अवेयरनेस ला रहे हैं, ख़ास करके आपके जैसे यंग बच्चों के लिए, कि उनको ये प्रश्न होता है कि मैंने डिग्री ले लिया, इंजीनियरिंग बढ़ गया, अब मुझे कहाँ पर क्या करना है। तो वो लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि लाइटिंग फील्ड के अंदर आपको क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है आगे करियर बनाने का या इंडस्ट्री शुरू करने का। तो उसके लिए हम जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स, इसके हमारे स्टूडेंट चैप्टर्स हैं। तो आज पूरे देश में लगभग 20 स्टूडेंट चैप्टर्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज एंड आर्किटेक्चरल कॉलेज इसमें काम कर रहे हैं। और उसमें हम जनरली हर महीने उनके लिए एक ऑनलाइन लेक्चर रखते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स का, और ऑफलाइन भी रखते हैं जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरीके से करीबन 20 हमारी जो स्टूडेंट चैप्टर्स वो चल रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि जो है राइट लाइट फॉर राइट एप्लीकेशन, उसका नॉलेज हमें मिले, और उसके साथ हम उस प्रदूषण जो आप बोल रहे हैं वो हम कम कर सकें। सर, जो लाइट पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मैंने जैसे अभी आपको बताया कि एक तो हमारा जो पहला चीज़ तो ये है कि हमें जितना लाइट चाहिए उतना ही हमें उपयोग करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि इंडियन स्टैंडर्ड है और उसके अंदर उन्होंने लक्स लेवल डिफ़ाइन किए हुए हैं, उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे तो हमें उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी होगा। दूसरा तरीका, आज ये जो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, तो ये आज मतलब आज का जो ज़माना है हम इसको बोलते हैं स्मार्ट लाइट। ये जो LED वगैरह जो आप देखते हैं, ये दीज आर ऑल नॉन कम्स अंडर द स्मार्ट लाइट। सो अभी आज जो हमारा एक मेन थीम है हमारा ISLE का, वो है स्मार्ट लाइट विथ स्मार्ट कंट्रोल्स। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना हो गया कि अभी जितने भी लाइट्स हैं आप उसको सेंसर्स के माध्यम से जैसा चाहें, जब चाहें, जितना चाहें उतना उसका उपयोग कर सकते हैं। और उसका यदि प्रॉपर उपयोग करेंगे, और LED दे आर ऑल डिमेबल, मतलब उदाहरण के लिए अभी इतना लाइट है, इसको आपको 50% करना है तो आप LED मतलब इसके अंदर कंट्रोल्स हैं, डिम कर सकते हो आप। दूसरा, कंफर्ट लेवल भी बढ़ जाता है आपको, क्योंकि सेंसर्स कि आपको एक्चुअली खुद होकर उठना नहीं पड़ेगा, बल्ब लगाना नहीं पड़ेगा, इवन मोबाइल से भी आपके लाइट्स कंट्रोल हो सकते हैं। नॉट ओनली दैट, अभी आप दूर गए हैं वहाँ से भी समझो आपको पता लगा कि आपका लाइट चालू रहेगी, आप वहाँ से बंद कर सकते हो। ऐसा बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो इसीलिए आज कंट्रोल्स को भी उतना ही महत्व है। और ज़रूरी है कि हम स्मार्ट लाइट और स्मार्ट कंट्रोल और उनकी क्वालिटी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम डेफिनेटली प्रदूषण को कम कर सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिव योर प्रीशियस टाइम फॉर अस। जैसा आप बहुत बिजी रहते हो उसके बाद भी आपने हमें लिए टाइम दिया, इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आपका अर्चित जी, आपकी पूरा टीम का, हाँ,
कि आप ये एक अच्छा काम कर रहे हैं हाँ और समाज में जागरूकता निर्माण कर रहे हैं। और कभी भी मेरी सेवाएं की ज़रूरत हो तो मेरी सेवाएं कभी भी उपलब्ध रहेंगी। और मुझे और ज़्यादा इस विषय पर या और कोई अन्य विषय पर, सामाजिक विषयों पर आपसे चर्चा करने में प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय श्री राम।